गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 9th स्टार्ट करेंगे, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पर हम फोर्स यानी बल और उसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फोर्स क्या होता है। आपने अपने पिछले चैप्टर्स जो थे उसमें आपने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जब किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसकी जो मोशन होती है उसका जो मोशन के कुछ टर्म्स हमने रिप्रेजेंट किए थे, जैसे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और हमने देखा था कि ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। उस टाइम पर हमने ये डिस्कवर नहीं किया था कि मोशन के कारण क्या है, मोशन का रीज़न क्या है। हमने सिंपल पढ़ा था मोशन क्या होता है, कितने टाइप की होती है और कौन कौन से फैक्टर मोशन से रिलेटेड होते हैं, बट हमने मोशन के कारण नहीं पढ़े कि मोशन कैसे होती है, क्यों किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, क्या सारी मोशन के कोई ना कोई रीजंस होते हैं, अगर हाँ तो मोशन ये इसके कारण क्या है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ कई सेंचुरीज पहले की बात कर रहे हैं। मोशन की जो प्रॉब्लम है, यानी कि हमने देखा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर जाती है, ठीक है, कैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करती है, या उसके कई सारे कारण जो थे वो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स के लिए एक पजल की तरह थे। ठीक है। हमने देखा कि एक बॉल जो कि ग्राउंड पर रखी हुई है, जब उसे हम हल्का सा हिट करते हैं, ठीक है, तो वो मोशन नहीं कर पाती या मूव नहीं कर पाती। इस तरह के हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे थे कि कुछ नेचुरल स्टेट में अगर ऑब्जेक्ट रहती है, ठीक है, तो उसे हम रेस्ट स्टेट भी कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर रेस्ट पोजीशन है तो उसे हम नेचुरल स्टेट कहते हैं। अब इस तरीके से गैलीलियो गैलीली जो थे और आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने कई डिफरेंट अप्रोच अप्लाई की थी, क्या समझने के लिए कि मोशन क्या होता है। मतलब उन्होंने ये सोचा कि क्या हम हल्का सा किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं तो मोशन आती है, लेकिन नहीं। उन्होंने कई सारे ऐसे कंसेप्ट ढूंढे कि अगर स्लाइटली हिट करने पर मोशन होती है और किसी किसी भारी ऑब्जेक्ट पे अगर हम नॉर्मली हिट करते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं होती। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे ऑब्जर्वेशन लिए थे। नाउ हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ों को जो रुकी हुई है, स्टेशनरी कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है, उन्हें मोशन में लाने के लिए हम या उन्हें रोकने के लिए हम एक फोर्स अप्लाइड करते हैं। हमने कई बार हमारी मस्कुलर एफर्ट भी लगाई है किसी चीज़ को उठाने के लिए, किसी चीज़ को हीट करने के लिए। ठीक है। हिट यानी मारना या स्ट्राइक करना, ठीक है, किसी चीज़ को धक्का देना, ये हिट करना कहलाता है, जिसे पुश भी कहते हैं। और पुल मतलब खींचना। ये टर्म्स आप समझिए। हिट या पुश का मतलब होता है धकेलना और पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है। लिफ्ट मतलब उठाना। तो ये हमारी डेली लाइफ में हम कई सारी चीज़ों को इस तरह से पुश, पुल या लिफ्ट करते हैं। और हमने देखा कि जब हम ये एक्टिविटी करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर वो रुकी हुई होती है तो वो मोशन में आ जाती है, और जब वो मोशन में होती है तो वो रुक जाती है। फोर्स का कंसेप्ट इसी पर बेस्ड था, जिसे हमने पुश और पुल कहा। यानी फोर्स क्या है, ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना।
यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की जिस पर हम ऑब्जेक्ट को हल्का सा पुश या पुल करते हैं तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। मतलब अगर वो मोशन में हो तो स्थिर या स्टेशनरी बन जाती है, रुक जाती है, और जब रुकी हुई होती है तो वो मोशन में आ जाती है, मोशन स्टेट में आ जाती है। तो ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपनी स्टेट चेंज कर लेती है पुश या पुल करने पर, वो फोर्स कहलाती है। तो अब हम इसी फोर्स के डिफाइन को अच्छे से समझ चुके हैं। जनरली फोर्स क्या होता है, पुश और पुल, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं स्टेट कहें, स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। मोशन से स्टेशनरी और स्टेशनरी से मोशन हो जाती है। अब हम ये देखेंगे कि हमने फोर्स को कई बार फील भी किया है। However, we always see और feel the effort of force। मतलब हम हमेशा हमारी डेली लाइफ में कई तरह के फोर्स को फील करते हैं। जैसे हमारा मस्कुलर फोर्स है, हम किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए हमारे हैंड का यूज़ करते हैं। हैंड क्या है, आपका मसल्स जो होता है उस पर एक फोर्स लगता है, तो मस्कुलर फोर्स देखा होगा। हिट किया हमने किसी बॉल को या ऑब्जेक्ट को तो वो फोर्स देखा है, पुश पुल, ठीक है। तो इट कैन ओनली बी explained by the describing what happens when the force is applied to a object। और आप इस फोर्स को तभी डिफाइन कर सकते हो जब आप ये डिफाइन कर ले कि ऑब्जेक्ट के साथ एक्चुअल क्या हुआ है, उसकी कौन सी कंडीशन चेंज हुई है। पुशिंग हीटिंग एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। आप पुश कर रहे हैं, या हिट मतलब एकदम धक्का देना, पुश मतलब धकेलना, और पुलिंग मतलब खींचना। इस तरह की एक्टिविटी हमेशा ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी कंडीशन से मोशन में ला देती है, क्योंकि वो ये तीनों ही कंडीशन उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स की तरह काम करती है। नाउ आप अपनी स्टडी से अर्लियर क्लासेस में ये समझ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स से आप फेमिलियर है कि किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए कोई आपके पीछे आकर आपको अचानक पुल करता है या पुश करता है, तो उसका एक फोर्स, क्या वो पुश या पुल आपकी बॉडी पर आप फील करेंगे, वही एक फोर्स कहलाता है। तो इस तरह की कई छोटी छोटी एक्टिविटीज़ फोर्स से रिगार्डिंग हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और साथ ही हम ये भी देख चुके हैं कि फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इस टर्म को आप समझिए कि फोर्स के कारण वेलोसिटी का चेंज होना, दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन कर रही है किसी एक डायरेक्शन में और आप साइड से उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा देते हैं, अचानक किसी बॉल जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको आप हिट करते हो, हिट करने से वो ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और चेंज करके उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसकी वेलोसिटी जो होती है हिट करने से जो पहले वाली थी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें पता है कि फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स से क्या क्या हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है और उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसे आपने फुटबॉल को देखा होगा, फुटबॉल जब खेलते हैं तो किसी प्लेयर्स ने अगर सीधी डायरेक्शन में बॉल को किक किया है तो कोई दूसरा प्लेयर वो बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है वहाँ से ना आते हुए साइड से आकर उसकी डायरेक्शन पे चेंज कर देता है, उस बॉल को हिट करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, और जो बॉल जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होती है उसे साइड से कोई दूसरा फोर्स लगने पर उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, साथ ही उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाता है। तो इस तरीके से फोर्स से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन कर रही है उसकी वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हो, यानी उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज कर सकते हो। नाउ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो। फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी चेंज किया जा सकता
है। कंप्रेस करके भी उसकी साइज को और शेप को चेंज कर सकते हैं। तो फोर्स की हेल्प से ही आप किसी ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज करना, शेप को चेंज करना, डायरेक्शन चेंज करना या फिर उस ऑब्जेक्ट की मोशन को बढ़ाना या घटाना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ स्प्रिंग आपको दिखाई दे रही है, आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हो। इसकी साइज को आपने चेंज कर दिया, ये छोटी साइज की थी, ये बड़ी हो गई। यहाँ पर बॉल को आपने कंप्रेस किया, ठीक है, तो इसका शेप भी चेंज हो गया, ये सर्कल स्फीयर से ओवल शेप की हो जाती है, साथ ही इसकी साइज भी कम हो गई। तो इस तरीके से आप फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज, डायरेक्शन और मोशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। एक वुडन ब्लॉक यहाँ पर गिवन है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहाँ पर हमने एक वुडन ब्लॉक रखा है, लकड़ी का एक बक्सा रखा है, 2 धागे X और Y इस बॉक्स से हमने बांध दिए हैं और अपोजिट फेस पर बांधे हैं ब्लॉक के, एक X की तरफ है और एक Y की तरफ है। ठीक है, तो जब हम X की ओर हम हल्का सा फोर्स लगाकर इस बॉक्स को खींचते हैं, ठीक है, तो ये बॉक्स कहाँ घूमेगा, राइट साइड में मूव करेगा। मतलब इस थ्रेड को मैंने पकड़ा और इस तरफ से खींचा, ठीक है, तो ये राइट साइड मूव करेगा। उसी तरह अगर मैं इसे वाई साइड से पकड़ूंगी तो ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों ही फोर्स को दोनों ही थ्रेड्स को दोनों साइड से पकड़कर इक्वल फोर्स लगाती हूँ तो ये मूव नहीं करेगा, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इस प्रकार इस वुडन ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। मतलब एक ऐसा फोर्स जिसको अगर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाता है तो ऑब्जेक्ट की जो कंडीशन है, स्टेट है, वो चेंज नहीं होगी। ये अगर रुकी हुई है तो ये रुकी हुई रहेगी, ये मोशन में नहीं आएगी, जिसे हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। लेकिन अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर वो मोशन में आ जाती है या अपनी स्टेट चेंज कर लेती है। ऐसे फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब आप अपनी डेली लाइफ में मैक्सिमम जो फोर्स लगाते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं, क्योंकि इसी के कारण ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज करती है। ये जो आप एक ही तरफ इसे खींचेंगे तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि आप इस तरफ कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। सेकेंड टाइप पे आप केवल इस तरफ खींचेंगे तो भी वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक को कोई अपोजिट फोर्स नहीं लग रहा, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। बट आप दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो तो वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। यानी कि बैलेंस फोर्स वो होता है जो इक्वल अमाउंट में हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो और जो ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट चेंज ना करने दे। ऐसे फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। और अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या, जो केवल एक ही डायरेक्शन में लगे या किसी ऑब्जेक्ट की मोशन से उसे स्टेशनरी स्टेट में ले आए और स्टेशनरी स्टेट से उसे मोशन में कंप्लीट कर दें या लाकर चेंज उसकी स्टेट कर दें, तो ऐसे फोर्स को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स से ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कंडीशन में आ जाती है, जबकि बैलेंस्ड फोर्स से ऑब्जेक्ट जैसी है वैसी ही कंडीशन में रहती है, स्टेशनरी ही रहेगी या रुकी हुई ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर है जो आप देख सकते हैं कि अभी ये दोनों एक ही साइड पर जो फोर्स लगा रहे हैं, तो एक साइड पर ये जो फोर्स लगा रहा है, ये नीचे वाला एरो क्या कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, दोनों सरफेस के बीच में लगाया जाता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की इरेगुलरिटीज मतलब सरफेस की स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होगा, किसी भी फर्श पे भी कुछ उतार चढ़ाव होंगे तो जो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ये इसकी इरेगुलरिटीज इसके अंदर फिट हो जाएगी, जिसके कारण ये मोशन नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से किसी भी दो सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज या रफनेस के कारण एक फोर्स लगता है, जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और हमें पता है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ जाता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उससे रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन ये दोनों मिलकर अगर इस बॉक्स को धकेल रहे हैं तो दोनों का फोर्स इस फोर्स से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगी, आगे की तरफ करेगी। ठीक है, इसे समझने के लिए फ्रिक्शन फोर्स को हमने 3 स्टेट पढ़ी है।
इसे आप सिंपल अपने एग्जाम्पल से समझिए कि कोई भारी सा बॉक्स है जो आपके सामने है, ठीक, आपको उसे मोशन में लाना है, वो रुका हुआ है, तो आप क्या करेंगे, पहले कुछ फोर्स अप्लाइड करेंगे। पर आप देखते हैं कि इनिशियली जब आप कुछ फोर्स अप्लाइड करते हो तो ऑब्जेक्ट हमारे द्वारा लगाए गए जो फोर्स है उसके कारण मोशन में नहीं आती, वो अपनी उसी कंडीशन में रहती है। यहाँ ये दो बच्चे एक ब्लॉक को फोर्स लगा रहे हैं, बट इस केस में यहाँ पर ये इसे धकेल नहीं पा रहे। आप इनिशियली जो फोर्स लगाना शुरू करते हो तो फोर्स काफ़ी कम होता है, किसके कंपैरिजन में, फ्रिक्शन फोर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई है, दोनों ही सरफेस ने एक दूसरे को लॉक कर दिया है, इसलिए नीचे जो सरफर्श है वो इस बॉक्स को आगे की तरफ नहीं जाने देगा। और इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इन दोनों के द्वारा लगाए गए जो फोर्स है उससे ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव नहीं करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स उसे यहाँ से मूव नहीं करने देगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा फोर्स और लगा देते, मतलब ये अपनी पूरी ताकत और लगा देते हैं, तो फिर धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स और इनका फोर्स इक्वल हो जाए, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये जहाँ पर ये अपनी लिमिट पर आ जाए, यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ही फोर्स इक्वल हो जाए। धीरे धीरे जब इन्होंने फोर्स लगाना शुरू किया तो फ्रिक्शन फोर्स, इनके फोर्स की वैल्यू बढ़ने लगी, बढ़कर एक कंडीशन ऐसी आई जहां पर दोनों ही स्टेट इक्वल है, जहां पर फ्रिक्शन फोर्स भी इक्वल है और जहां पर इनके द्वारा लगाया गया फोर्स भी इक्वल है। ऐसी कंडीशन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और अब जस्ट वो कंडीशन आने वाली है जहाँ पर ये थोड़ा सा फोर्स और लगा दे तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जहाँ अभी बराबर थी वो बराबर ना रहकर कम हो जाएगी और ये फोर्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अगर थोड़ा सा फोर्स और लगा देते हैं तो इनके द्वारा लगाया गया फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा देर तक इंटरलॉकिंग फर्श पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनके द्वारा अप्लाइड किया गया फोर्स ज़्यादा है, तो वो फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है। इस पैराग्राफ में आपको इसी बॉक्स के बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताया है कि इनिशियली जब ये बच्चे फोर्स लगा रहे होते हैं और इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये एक अनबैलेंस फोर्स होता है, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों इक्वल होकर बैलेंस फोर्स है। अगेन हमने कहा था कि अनबैलेंस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है, तो देखिए आप यहाँ की वैल्यू बहुत कम है और ये वैल्यू ज़्यादा है, तो एक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा और एक की कम है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुकी है, जिसे हम अनबैलेंस्ड फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि फ्रिक्शन के कारण ऑब्जेक्ट इनिशियली मूव नहीं कर पाती, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि ऐसा फोर्स जो लग तो रहा है बट ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज नहीं होने देता, ऑब्जेक्ट अगेन रुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर स्टैटिक और जो फ्रिक्शन फोर्स है और वो अप्लाइड फोर्स है दोनों इक्वल हो जाए, वो कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। जहाँ पर लिमिट आ जाती है, बस वही लास्ट लिमिट होती है जिसमें थोड़ा सा फोर्स और अप्लाइड कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाती है, इसलिए इसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये वाला जो फ्रिक्शन है जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ चुकी है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन दो टाइप का होता है, एक तो अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर स्लाइड कर रही है तो उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और रोल कर रही होती है तो उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर गिवन है कि जब आप बाइसिकल राइडिंग करते हैं तब क्या होता है। ठीक है, जब आप पैडल मारना छोड़ देते हैं तो आप देखते हैं कि बाइसिकल धीरे धीरे स्लो हो जाती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाइसिकल के जो टायर है और रोड का जो सरफेस है दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज है। बाइसिकल के टायर में आपने देखा होगा इरेगुलर शेप होता है उसका, आगे से इरेगुलरिटीज पाई जाती है, उतार चढ़ाव होते हैं कई सारे, तो रोड की सरफेस और टायर के बीच में फ्रिक्शन काम करता है और फ्रिक्शन धीरे धीरे उसकी मोशन का अपोज करके उस टायर को रोक देता है। तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है दोनों की सरफेस के बीच में, किसके, टायर के और रोड की। ठीक है, तो बाइसिकल को आपको मूव करते रहना है तो आप पैडल मारते जाइए, यानी आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स जो रहेगा वो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, तभी बाइसिकल रन करती जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा है
कि जो कंटिन्यूसली आप उस पर पेंडल मारते जाएंगे, यानी कि लगातार आप उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाते जाएंगे। अनबैलेंस मतलब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, यहाँ पर आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स और एक ही डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अनबैलेंस फोर्स को आप लगातार अप्लाइड करते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट लगातार अपनी मोशन कंडीशन में रहेगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो जो फोर्स होता है, कौन सा, पुशिंग फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स, उस ऑब्जेक्ट पर जो वर्क करता है वो बैलेंस्ड होता है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी एक जैसी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऑब्जेक्ट अगर बैलेंस कंडीशन में हो तो जो उस पर पुशिंग या पुलिंग फोर्स करता है, फोर्स वर्क करता है, वो बैलेंस्ड होता है। साथ ही हमने देखा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो बैलेंस्ड फोर्स होता है वो अप्लाइड ऑन दी ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो या तो वो अपनी स्पीड चेंज कर लेती है या अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट की मोशन को एक्सेलरेट कर दिया, यानी कि बढ़ा भी दिया या घटा भी दिया। ठीक है, और जब आपको ये करना होता है ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन या मोशन को बढ़ाना या घटाना, तो उसके लिए अनबैलेंस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अनबैलेंस फोर्स की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट की मोशन को बढ़ा घटाया चेंज कर सकते हो। एंड द चेंज इन स्पीड, और अगर आपको स्पीड चेंज करना है, वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट्स अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। तो हाउएवर इफ द फोर्स इज removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then। और जब आप फोर्स लगाना एकदम से किसी ऑब्जेक्ट पे बंद कर देते हो तो ऑब्जेक्ट अपनी ही वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से वो जा रही थी, वो धीरे धीरे उसी वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, जिस वेलोसिटी से आपने उसे लास्ट टाइम पर छोड़ा था। जैसे कि पेंडल का एग्जांपल दिया है कि पेंडल मारते मारते आप अचानक बाइसिकल के पेंडल मारना बंद कर दीजिए तो लास्ट टाइम पर जो उसकी मतलब वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स से कम हो जाएगी, बट कुछ देर के बाद कम होगी, वो भी फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन उसी डायरेक्शन में करती रहेगी। तो इस तरीके से हम आज फोर्स के नेचर को पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को उसी कंडीशन में बनाए रखता है, बट अनबैलेंस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोशन के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।